फर्स्ट चैप्टर के लास्ट 2 लेक्चर में अब तक हम रिप्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्शन यानी कि अपने ही जैसी ऑफस्प्रिंग्स या संतान को बनाने की जो प्रक्रिया है वो कितने तरह की हो सकती है। यह बड़ी आसान भाषा में कहें तो कोई भी जीव जब अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो तरीके देखो सिंपल होता है कि एक तरीका तो ये है कि कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने आप में कैपेबल हो प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस? अपने जैसी संतान, ठीक है, या कोई भी जीव या कह सकते हैं हम, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए आप खुद में ही अकेले कैपेबल होता है तो उसको हम बोल देते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म जनरेटेड रिप्रोडक्शन, जिसको एक टर्म आता है इंग्लिश में, जिसको हम कहते हैं असेक्सुअल। ठीक, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है या बनता है तो वहाँ 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म, यानी 2 जीव के बिना उसका जन्म होना संभव नहीं है। अब 2 जीव जब इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों के अपोजिट जेंडर होते हैं, अपोजिट सेक्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, एक को कह देते हैं मेल और दूसरे को कह देते हैं फीमेल। ठीक, तो सेकंड टाइप हो जाएगा जब 2 ऑर्गेनिज्म मिलकर अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं, तब उसको हम बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बात समझ में? तो बेसिकली सेक्सुअल एंड असेक्सुअल 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। ये दोनों एक तरह के प्रोसेस हैं जिसके द्वारा अलग अलग जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, समझना इस चीज़ को ध्यान से। होता क्या है, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली ये तो हम समझ गए कि कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट का काम करता है वो कोई 2 ऑर्गेनिज्म ना होके एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही, यानी कि एक ही जीव अपने आप में उसके माता पिता का काम कर रहा है। ठीक, अब जब एक ही जीव है तो सिंपल है कि वो जो जीव पैदा हुआ है या बना है वो जस्ट सिमिलर होगा, यानी उसी के जैसा होगा जिसने उसे बनाया है, सिमिलर टू पेरेंट्स। ठीक, सिमिलर मतलब क्या है? सिमिलरिटी का यानी कि समानता से मतलब है एक तो वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर से दिखने में कैसा है, एक तो ये समानता हो सकती है। दूसरी समानता होती है एक सेलुलर लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिकली, यानी कि उसके शरीर को बनाने वाले जो जीन्स हैं उनका जो अरेंजमेंट्स और टाइप्स है वो भी ठीक वैसा ही होगा जैसे कि उसके सिंगल पेरेंट का है, अकेले उस जीव का जिसने उसे बनाया है। आगे बात समझ में? तो इस तरह के जीव को जो दिखने में, बाहर से दिखने में यानी कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली यानी कि आनुवंशिक रूप से समान होता है, ऐसे जीव को एक टर्म दिया जाता है जिसको कहते हैं हम क्लोन। ठीक, जो अपने आप में क्या होता है, अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी होता है। समझना इस चीज़ को ध्यान से। कॉपी या फोटोस्टेट जब आप कराते हो तो आपको क्या दिया जाता है, जो आप पेज देते हो ठीक वैसा ही पेज आपको एक नया बना के दे दिया जाता है। इसी को हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोन या कॉपी बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इतनी तो समझ में आ गया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। क्लियर? ये हो गया मेन इसका कोर कंटेंट। अब इसके सीधे सीधे थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ना जाके हम अगर अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेसेस या उनके द्वारा किए जाने वाले रिप्रोडक्शन जो कि बुक्स में हमें दे रखे होते हैं डायग्राम, उनको ऑब्जर्व करें तो हमें क्या मिलता है। देखो सामने जो डायग्राम पेस्ट है ये एनसीईआरटी के सारे डायग्राम हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट कवर कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं ले रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना है सारे के सारे इमेजेस या डायग्राम भी आपको कहाँ से मिलेंगे, एनसीईआरटी वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये है पेरेंट सेल किसकी, अमीबा की। ये एक अमीबा सेल है। अमीबा सेल जब रिप्रोड्यूस करती है यानी कि अपने ही जैसा अमीबा बनाती है तो वो क्या करती है, उसकी बॉडी धीरे धीरे 2 पार्ट में डिवाइड होने लगती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब 2 पार्ट में जब डिवाइड होती है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक, जिसमें जीन या जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी अपने आप में 2 पार्ट में डिवाइड होने लगता है और धीरे धीरे एक सेल से 2 सेल बनकर तैयार हो जाती है। ठीक, तो 1 से 2 बनने की प्रक्रिया, इस प्रोसेस को एक नाम दे देते हैं हम, उस नाम को हम जानते हैं बाइनरी फिजन के नाम से। अब इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, बाइनरी फिजन।
क्या है इसका मतलब? बाई का मतलब दो और फिजन का मतलब टूटना। जब एक बॉडी दो पार्ट में टूट जाती है तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब इस तरह से अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाएगा जिसमें उसकी एक बॉडी दो हिस्सों में टूट जाएगी तो उसको हम प्रोसेस को कह देंगे बाइनरी फिजन, कोई भी ऑर्गेनिज्म। जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमने सिर्फ अमीबा लिया है। दूसरा तरीका क्या होता है कि एक कोई पेरेंटल सेल है जो आपको यहाँ दिख रही है, ये ईस्ट जिसको आप खमीर कहते हो उसकी सेल है और इस सेंटर में उसका न्यूक्लियस है। जब इसको अपने जैसा एक दूसरा या नया खमीर बनाना होता है तो इसकी बॉडी से सबसे पहले एक बर्ड नुमा स्ट्रक्चर निकलता है और ये बर्ड यानी कली नुमा स्ट्रक्चर धीरे धीरे बड़ा होता है और एक टाइम पे बड़ा होकर ये डिटैच हो जाता है और इस तरह से एक नया ईस्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रोसेस को जिसमें एक पहले छोटी छोटी बर्ड के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है और बाद में एक नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, इसको हम बोलते हैं बडिंग। ठीक है, तो रटने और थ्योरी को कह सकते हैं हम पढ़ने की बजाय हम कोशिश करते हैं डायग्राम से चीज़ों को रिकॉल करने की और समझने की। ठीक है, और ये ज़्यादा आसान रहता है। तो यहाँ हमें एक तरह के जो दो चार एग्जाम्पल मिले, क्या मिले कि अगर हम और आप अगर इसको लिखना चाहेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, यानी कि टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है। अभी हम किसी भी सीक्वेंस की बात नहीं करेंगे, जो हमें दिख रहा है समझ में आ रहा है उसकी बात करते हैं। तो पहला हमने क्या देखा कि एक बॉडी जब दो पार्ट में बढ़ जाती है तो उसको बोल देते हैं बाइनरी फिजन। तो ये एक इसका टाइप हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका हमने क्या लिया था, अमीबा लिया था। ठीक, दूसरा हमने क्या देखा, जब एक बॉडी से बर्ड या कली नुमा स्ट्रक्चर बनता है और एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, जीव को जन्म देता है, तो उसको हम बोल देते हैं बडिंग। बड मतलब कली, और क्योंकि बडिंग से शब्द बड जुड़ता है। ठीक है, तो आसान करना याद है। अब और स्ट्रक्चर देखें, ये तो कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जो इस तरह के जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, इस तरह की जो प्रक्रिया होती है जो और नए ऑर्गेनिज्म को बनाने की, ये अधिकतर उन ऑर्गेनिज्म में होती है जिनका बॉडी संरचना या जिनकी बॉडी संरचना सरल और सिंगल या फ्यू सेल्ड से मिलकर बनी होती है। ठीक, बाकी चीज़ों पर ध्यान से देखो तो देखो बाकी ऑर्गेनिज्म में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग तरीके हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और शायद मुझे नहीं लगता इसको बताने की ज़रूरत है, तुम लोगों को सबको पता होता है कि ये क्या है, हाइड्रा है। और हाइड्रा में भी देखो बर्ड निकल लिए हैं। ठीक है, और वो बर्ड जो कि हमने ईस्ट में बात की थी और ये बर्ड, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। यहाँ भी एक पेरेंट बॉडी है जहाँ से एक छोटा पार्ट बाहर निकल रहा है और वही पार्ट डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये भी एक बडिंग का हिस्सा हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ जीवों में क्या होता है, वो अपने अंदर के साइटोप्लाज्म को अंदर ही मॉडिफाई करके या प्रोसेस के द्वारा क्या बनाते हैं, अंदर बीज नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर एक समय या फेवरेबल कंडीशंस में आने पर उनको रिलीज कर देते हैं। तो हर एक बीज एक नए जीव को जन्म देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने यहाँ एक फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा, यह है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये एक तरह का एल्गी होता है। इसमें जो नए ऑर्गेनिज्म बन रही है, जब अपने जैसे नए क्लेमाइडोमोनास को बनाता है तो उसका तरीका क्या है इसके पास में कि इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो कई हिस्सों में बंटकर बहुत सारे बीजनुमा स्ट्रक्चर बनाता है। और उन बीजनुमा स्ट्रक्चर्स में दो अलग छोटे छोटे तंतु भी आपको दिख रहे होंगे, स्ट्रक्चर भी दिख रहे होंगे, इनको बोलते हैं फिलामेंट्स। और ऐसी जब संरचनाएं बनती हैं तो उनको बोल देते हैं हम जू स्पोर्स। क्या बोलते हैं, जू मतलब जो मोबाइल हो, जो चल सके, और स्पोर मतलब बीजनुमा स्ट्रक्चर। तो आपको दो मेथड यहाँ मिल गए। एक बडिंग तो कुछ नया नहीं है तो आप उसी में आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आप ये लिख सकते हो कि जू स्पोर का फॉर्मेशन भी एक तरीका होता है एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन का। और इसका एग्जाम्पल, बडिंग का हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, एक तो ईस्ट जो ऊपर बात की थी, दूसरा आप ये हाइड्रा भी ले सकते हो। जू स्पोर्स में हमें क्लेमाइडोमोनास मिला है। देखो यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से थोड़ा सा डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ोगे एल्गी को, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ये एक फंगी है, ठीक है, और फंगी क्या है आपको याद होगा शायद, पेनिसिलियम बहुत फेमस एक नाम है, पेनिसिलियम। ठीक, पेनिसिलियम एक तरह का फंगी यानी कि कवक जिसको हिंदी में कहते हैं, ये कवक है। ये कवक जब अपने जैसे ही नए कवक को जन्म देता है तो उसके पास एक अलग तरीका है। वो क्या करता है, अपने ऊपरी हिस्से से एक गोलनुमा संरचना या बीज जैसे स्ट्रक्चर बनाता है और इन गोलनुमा संरचना को क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। ठीक है, और हर एक कोनिडिया अलग होकर एक नए पेनिसिलियम को जन्म देता है। आगे बात समझ में। तो कोनिडिया भी एक तरह का क्या है, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो चौथे नंबर पे आप ये भी लिख सकते हो
कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा भी होता है। आगे बात समझ में। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, चाहे जो स्पोर हो, चाहे कोनिडिया हो, चाहे बर्ड हो, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर किस में हेल्प कर रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? रिप्रोडक्शन के लिए। अब एक और तरीका होता है, कुछ आपने समुद्री जीव देखे होंगे, समुद्री ऑर्गेनिज्म। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल बता रहा हूँ। बहुत फेमस फाइलम है पोरीफेरा। मैंने फाइलम का नाम पहले क्यों लिया, इसका रीज़न है, देखो पोरी बना है पोर्स से, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके या जिनकी बॉडी बहुत सारे पोर्स नुमा स्ट्रक्चर्स जैसी बनी होती है, यानी जिसकी बॉडी में अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को हम एक अलग संघ पोरीफेरा में रख देते हैं। तो ये जो पोरीफेरा संघ के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि समुद्री होते हैं या मरीन होते हैं, ठीक है, इनके अंदर एक स्पेशल प्रोसेस है नए पोरीफेरा या नए ऑर्गेनिज्म को बनाने की। उस प्रोसेस को बोल देते हैं हम क्या? जेम्यूल। ये है ये, ठीक है, जेम्यूल्स। जेम्यूल्स वैसे सुनने में तो आपको नया शब्द लग रहा होगा, लेकिन होता क्या है, देखो, जेम्यूल शब्द आया है जेमा से, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अपने आप में इंटरनल वर्ड, ठीक है। तो जेमा या जेम्यूल ये क्या है? एक लैटिन वर्ड। और लैटिन तो हमें पता नहीं है, हम तो इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, जिसका तो जेमे का मतलब होता है क्या? इंटरनल वर्ड। तो जो हमने अभी पढ़ा हाइड्रा में या फिर ऊपर खमीर में, तो वो क्या थे? एक्सटर्नल वर्डिंग थी, बॉडी के बाहर वर्डिंग हो रही थी। और वही चीज़ जब शरीर के अंदर हो जाए, बॉडी के अंदर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेम्यूल बोलते हैं। और जेम्यूल जैसी जो संरचनाएं होती हैं खासकर कब बनती हैं? जब परिस्थितियाँ या फिर सिचुएशन अनफेवरेबल हो, या हम कह सकते हैं कंडीशंस, जो ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहा है वहाँ की कंडीशंस जब क्या होती हैं? अनफेवरेबल होती हैं, तो वहाँ वो इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को चुनते हैं जहाँ उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हों। क्योंकि इंटरनल है स्ट्रक्चर जेम्यूल्स, जो आपको दिख रहे होंगे इस बॉडी के अंदर बहुत सारे गोल गोल स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे जेम्यूल्स हैं। अब बॉडी के अंदर हैं तो इनके सेफ या सुरक्षित रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगला 5th टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बाय द जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, जिसको इंटरनल बर्डिंग कहते हैं, जो खासकर मरीन या फिर पोरीफेरा संघ के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जिनका बेस्ट एग्जांपल है स्पॉन्जेस। आपको याद होगा स्पॉन्जेस भी वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्पंजनुमा, यानी कि जिनके शरीर में छिद्र होते हैं, ठीक है, इसलिए वो स्पंजनुमा थोड़े से लचीले और गुदगुदे होते हैं। अब यही सारी चीज़ अगर हम प्लांट्स में बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जितनी भी हमने कहानी समझी अभी, कि हर एक कहानी में कोई एक ही पेरेंट है, वो अपने जैसे जीव को बना दे रहा है, और उसका मेथड अलग अलग हो सकता है। किसी केस में उसकी एक बॉडी 2 हिस्सों में बट जा रही है, जिसको बाइनरी कह दे रहे हैं। किसी केस में उसकी बॉडी से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बर्ड कलीनुमा स्ट्रक्चर निकल रहा है, जो अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। फिर एक नए केस में चलने वाले जैसे बीजनुमा स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिनको हम जीवस्पोर का नाम देते हैं। फिर कुनिडिया, फिर पोरीफेरा में आपके स्पॉन्जेस या जेम्यूल आ गए। ठीक इसी तरह से जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है, अब ये आपको ध्यान से समझना है। देखो, क्योंकि प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कलर भी ग्रीन बनता ही है। प्लांट्स में पहले इन स्ट्रक्चर पर नज़र डालो। देखो, ये सामने जो स्ट्रक्चर है सबने देखे होंगे। आलू सबके घर में होता है, अदरक सबके घर में होती है, और अदरक के ही जैसी टर्मरिक भी सबके घर में होती है। ये कौन महान है भाई? ये कॉपीराइट लगा रखा है एनसीईआरटी का डायग्राम चुरा के, वाह। ठीक है, तो आलू में खासकर बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि जब आलू काफ़ी दिनों तक रखा रहे तो उसमें ये कुछ जगह जगह से जो आई के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, आँखनुमा जो संरचनाएं होती है, वहाँ से कुछ कलियाँ या कुछ बर्ड निकलने लगती हैं। इनको बोलते हैं जर्मिनेटिंग बर्ड्स, या हम कह देते हैं आम भाषा में कि आलू जम रहे हैं। तो अगर आप इस आलू के हर एक आँख को काट के निकाल के लगा दो कि एक पर्टिकुलर सॉइल में जहाँ पोषक तत्व और नमी भरपूर होंगे, तो ये हर एक आँख, हर एक बर्ड एक नए आलू को जन्म देगी, नए आलू के पेड़ को, मतलब ऐसे समझो। और उस हर पेड़ पे 3-4 आलू बनेंगे, तो एक आलू से आप कई सारे आलू बना सकते हो। तो ये एक तरीका होता है पौधों में अपने जैसे एक नए पौधा बनाने का। ठीक, तो प्लांट्स में जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पहला तरीका क्या है? आई, या फिर आप कह सकते हो ऑब्लिक बर्ड के द्वारा, या बडिंग फॉर्मेशन। ठीक है,
पहला तरीका तो ये हो गया है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, पोटैटो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है। अब ये आपको समझना है कि पोटैटो क्या है, एक तरह का वेजिटेबल्स है। और वेजिटेबल्स में हम किन किन चीज़ों को रखते हैं, एक शब्द आता है ना वेजिटेबल्स। तो हम वेजिटेबल्स की जब आप बात करते हो, वेजिटेबल्स का मतलब होता है या तो हम स्टेम को वेजिटेबल या अपने सब्जी के रूप में खा रहे हैं, पौधे, किसी भी पौधे के तने को, ठीक, या फिर हम उसकी पत्ती को, लीव्स को खा रहे हैं, या फिर हम उसकी रूट को खा रहे हैं, रूट्स किसी भी प्लांट्स की, ठीक, पत्ती या फिर जड़। तो इन तीनों को हम कहते हैं वेजिटेबल्स या सब्जियां। इसी तरह से जब इन तीनों में से कोई भी हिस्सा रिप्रोडक्शन में या उसी के जैसे पौधा बनाने में मदद करता है तो उसको हम बोल देते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके लिए एक अलग से टर्म भी यूज़ होता है जिसको आप कह सकते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इतनी आपको कहानी क्यों बताई गई, आप समझ गए होंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। कि रिप्रोडक्शन यानी कि कोई भी प्लांट्स अपने जैसा जब प्लांट दोबारा बनाता है तो उसमें जिस हिस्से को वो यूज़ करता है उसमें या तो तना यूज़ करता है या पत्ती या जड़, ठीक है। तो इनमें इन तीनों में से किसी के द्वारा अगर नया पौधा बनेगा तो उसको बोल देंगे हम, उस प्रक्रिया को बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पहले नंबर पे हमने क्या बात की, बडिंग, आई फॉर्मेशन, जिसमें आलू का एग्जाम्पल लिया। अब अदरक पे ध्यान दो। अदरक में जो जगह जगह आपको नोड्स दिख रहे हैं, ठीक है, इन नोड्स से एक तो रूट के जैसे कुछ स्ट्रक्चर निकल रहे हैं और वहीं से ही आपको बड जैसी कुछ संरचनाएं दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये जो बड है ये आगे चलकर एक पत्तियों का शेप लेते हैं, यहाँ से पत्तियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं और जो एडवेंशियस रूट्स निकल रही हैं, रूट के जैसे जो संरचनाएं निकल रही हैं, जिनको कई बार राइजोइड्स भी बोला जाता है, इनका काम होता है रूट का काम करना। और रूट क्या काम करती है, पानी और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो इस तरह से अदरक को, अगर आप अदरक से नया पेड़ बनाना चाहते हैं तो जो घर पे अदरक है उसमें से अगर एक किसी हिस्से को तोड़ के आप मिट्टी में दबा दोगे तो वहाँ से अदरक का नया पौधा बन जाएगा। तो ये एक तरीका है नए पौधे को जन्म देने का। तो इस तरीके को हम क्या कहेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ या बाय द फॉर्मेशन ऑफ राइजोइड्स। तो दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हो कि राइजोइड्स के द्वारा भी क्या बनता है, नया पौधा बनता है। तो ये तरीका हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ऊपर सामने दिख रहा है आपको जिंजर, और दूसरा आपको अदरक, टर्मरिक में भी यही आपको मिल जाता है, ठीक है। अगले ध्यान दो, देखो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो ये आपको जो पार्ट दिख रहा है ये है एक अगेब का पार्ट। अगेब एक पौधे का नाम है, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, दे रखा है डायग्राम में। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि एक ये आपको जो दिख रही है ना ये अलग अलग बल्ब्स हैं। बल्ब्स का मतलब जैसे लहसुन सबने देखा है ना, गार्लिक, क्या होता है गार्लिक में, लहसुन में क्या होता है, कलियां होती हैं इस तरह से, ठीक है, बहुत सारी कलियां निकलती हैं, पुथी जिनको कई बार कह देते हो। तो हर एक कली को हम बोलते हैं बल्ब, ठीक है। और एक बल्ब से जब एक पौधा बनता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं बल्बिल्स, ठीक है। तो बल्बिल्स बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पौधे की एक बल्ब अपने आप में नए पौधे को जन्म दे देती है। कैसे, बल्ब के आधार पार्ट से रूट्स बनना स्टार्ट होती हैं जिसको आप एडवेंशियस रूट्स कह देते हो, जैसे कि जिंजर में हो रही हैं, और अपर पार्ट से यहाँ से पत्तियाँ बनना स्टार्ट होती हैं। तो ये जो आपको सामने एग्जाम्पल दिख रहा है ये एग्जाम्पल है बल्बिल्स का। किसका एग्जाम्पल है ये, तो आगे में किस तरह का क्या प्रोसेस है नया पौधा बनने की, एक बल्ब से जब एक नया पौधा बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम बल्बिल्स। तो आप तीसरे नंबर पे लिख सकते हो कि बल्बिल्स के द्वारा भी नए पौधे का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगेब, या इससे भी सिंपल और कॉमन एग्जाम्पल क्या है, गार्लिक या फिर अनियन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, यानी कि प्याज में भी बल्बिल्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नया पौधा बनता है। अब ये जो पत्ती आपको दिख रही है ये है ब्रायोफाइलम की पत्ती, एनसीईआरटी में दे रखा है काफ़ी अच्छे से। और इस पत्ती में आपको क्या दिख रहा होगा कि पत्ती में जो किनारे पे नोचिस है उन जगह जगह से क्या हो रहा है कि नए पौधे जैसा छोटा प्लांट बन रहा है। ये कब होता है, जब ब्रायोफाइलम की कोई पत्ती टूटकर ज़मीन पर गिर जाती है और इसको जब थोड़ी सी नमी और फर्टाइल सॉइल मिलती है तो हर एक इसके नोचिस से, किनारे से एडवेंशियस रूट्स या राइजोइड्स बनने लगते हैं जो पानी और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर का हिस्सा नई पत्तियां बनाकर एक पौधे को जन्म देना शुरू कर देता है।
तो इन पत्तियों के द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं पत्तियों के द्वारा जब किसी भी पौधे का जन्म होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्योंकि लीफ से हो रहा है तो हम इसको कह सकते हैं लीफ, और लीफ से भी बड जैसी संरचनाएं बन रही हैं तो लीफ बडिंग एक तरीका होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पौधों में। एग्जाम्पल क्या है इसका, ब्रायोफाइलम, क्योंकि एग्जाम्पल तो सबसे पहले आपको वही याद करने पड़ेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बाकी बाद में जो भी करो आपकी श्रद्धा है। अब अगर यही सारी चीज़ किसी हम कहें कि एक ऐसे पौधे में हो जो पानी में उगता है, जैसे वाटर हैसिएंथ सबने देखा होगा, कमल के पौधे सबने देखे होंगे, ठीक है, तब उसमें क्या होगा। अब होता क्या है, देखो पानी में उगने वाला क्या होता है, पानी में जो पौधा होता है उसका जो तना होता है वो धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली यानी कि ज़मीन की सतह के पैरेलली आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो बीच का हिस्सा है जहाँ कुछ नहीं है इसको इंटरनोड बोलते हैं, और ये हिस्सा जहाँ से नीचे रूट्स जैसे स्ट्रक्चर या रूट्स निकलती हैं और ऊपर पत्तियाँ निकलती हैं उसको बोलते हैं नोड। तो जैसे जैसे ये नोड यानी कि ये स्टेम आगे की तरफ बढ़ता है जैसा कि आप दिख रहे हैं, तो ये क्या होता है अपने पहले पॉइंट से जहाँ ये था उससे दूर होता जाता है और नई पत्तियाँ बनाता रहता है। तो ऑफसेट का मतलब यही होता है कि जिसका जो इनिशियल पॉइंट था, पहला जो पौधा था, उससे ये दूर जाता रहता है और नया पौधे को जन्म देता है। कहाँ से, हर उस जगह से जिसको हम कहते हैं नोड्स, इसीलिए उसको बोला जाता है ऑफसेट। ये एक प्रोसेस या प्रक्रिया का नाम है जिसमें अधिकतर पानी में उगने वाले पौधों के जो तने होते हैं वो बढ़ते रहते हैं और मूल बिंदु से दूर जाते रहते हैं और नई पौधे को जन्म देते रहते हैं रूट फॉर्मेशन और कलियों के द्वारा। तो ये एक प्रोसेस हो जाती है किसको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसको हम बोलते हैं ऑफसेट प्रोसेस ऑफ, या ऑफसेट प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्लांट्स। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कॉमन उन स्ट्रक्चर्स को, उन प्रोसेसेस को डिस्कस किया है जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो पहला काम बनता है वो बनता है कुछ टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर लेना, उनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि राइजोम और राइजोइड्स दोनों में क्या अंतर है, तो आपको पता होना चाहिए कि राइजोम एक स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम कह सकते हो आप। इसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक। दूसरा काम क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। जैसे खासकर जो ग्रासेस, दूब ग्रास, बहुत सारी जो ग्रासेस होती हैं, कॉमन जो दूब ग्रास है वो आपने देखी होगी। उस दूब ग्रास में क्या होता है, उसका तना आगे बढ़ता रहता है और हर एक जगह से, हर एक नोड से अलग अलग पत्तियाँ निकलती रहती हैं, ठीक। राइजोइड्स का मतलब होता है रूट्स, ये स्टेम नहीं है, राइजोइड्स आर दी रूट्स, ठीक है। और रूट का काम आपको पता ही है, वाटर एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स या कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। बात आ गई समझ में। रनर क्या है फिर, अब रनर पे भी आता है। तो रनर अपने आप में स्टेम है, ऐसा स्टेम जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैसे करता है, एक स्टेम जब होता है तो उसमें कुछ नोड्स होते हैं और नोड्स के बीच कैसे इंटरनोड कहलाता हो। तो खासकर ग्रासेस में क्या होता है, ग्रासेस में या फिर कुछ एक्वाटिक प्लांट्स में जो स्टेम होता है वो लगातार कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, उसके नोड्स से नई रूट्स और नई पत्तियां निकलती रहती हैं, तो हर एक नोड एक नए पौधे को जन्म देता है। तो इस तरह से रनर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा है तो ध्यान रखना, पहले उसको समझना कि वो शब्द क्यों बना, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। अब शक्कर अगर आपसे पूछा जाए तो शक्कर क्या है, शक्कर भी आपको याद होगा क्या है, एक टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। और शक्कर कहाँ से आया है, एक शब्द आता है सक, सक का मतलब होता है क्या, किसी भी चीज़ को, लिक्विड को चूसना। तो कुछ ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो ग्रो बॉडी से निकल के वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करें, सक करें और रूट का काम करें, तो उनको बोलते हैं सकर्स। और ऐसे सकर्स फिर क्या कहते हैं, डैम्प सॉइल, नम सॉइल में क्या करते हैं, एक नए पौधे में ग्रो होते हैं, ग्रो इनटू अ प्लांट, ठीक। तो इससे ऐसे किसी भी शब्द को पहले समझो फिर आगे बढ़ो, आगे बात समझ में। तो ये था हमारा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसी के बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ को, या उनको डिस्कस करेंगे, समझेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस, कितने लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कितने लेवल का मतलब होता है इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस और थोड़े से हाई लेवल या
इंटेलेक्चुअल टफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।